अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को समझा था। हमने बैलेंस शीट की कुछ चीज़ों को देखा था। आज मज़ीद उस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एन एसेट्स वैल्यू डिक्रीजेस ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर। आपने देखा होगा, आप कोई भी चीज़, कोई भी एसेट खरीदते हैं, ठीक है। एसेट का मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट यू ओन एंड हैव वैल्यू। कोई वैल्यूएबल चीज़ आप खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई लैपटॉप खरीदा, कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद उसमें कोई इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी का इश्यू आ गया, हो सकता है कीबोर्ड ख़राब हो गया, हो सकता है उसका टच पैड का कोई इश्यू आ रहा है, इसी तरह का कोई भी मसला आ सकता है। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि इस एसेट की वैल्यू गिर रही है, ठीक है। जब आप बेचने जाओगे तो एक ऑब्वियस बात है, उस अमाउंट का नहीं बिकेगा, ठीक है, क्योंकि अब उसमें मसले आ गए हैं। तो इन मसलों को नोट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एन एसेट्स वैल्यू डिक्रीजेज ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर। यही जो मैंने आपको बताया, वेयर एंड टेयर, चीज़ ख़राब होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये वेयर एंड टेयर हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? विद स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कॉस्ट ऑफ एन एसेट, जितने का हमें एसेट पड़ा है, सेल्वेज वैल्यू आपकी होती है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद आपका वो एसेट की क्या वैल्यू है, रिमेनिंग वैल्यू आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। फॉर एग्जाम्पल, let's suppose the company purchased a car XYZ for 50 लाख। 5 मिलियन की एक गाड़ी खरीदी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ एन एसेट हो गया। एंड एक्सपेक्टेड दैट इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर, यानी कि यूजफुल लाइफ हमने डिसाइड कर दिया इसकी क्या है? 5 ईयर्स है। ये अकाउंटिंग टर्म्स हैं, हम इस तरह से डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ की क्या यूजफुल लाइफ है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि अपनी यूज़फुल लाइफ ख़त्म करने के बाद वो चीज़, वो गाड़ी अभी भी चल रही है, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? वो आपकी 1.5 मिलियन, 15 लाख की हो गई है। यानी कि अब वो बिक सकती है 15 लाख की, या बिक चुकी है 15 लाख की। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सेल्वेज वैल्यू हो गया। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं तो हम किस तरह से डेप्रिसिएशन निकालेंगे? जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, 5 लाख माइनस सेल्वेज वैल्यू 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 यूजफुल लाइफ, तो हमारे पास आ गया 7 लाख। यानी कि हम क्या करेंगे? हर साल इस एसेट में से 7 लाख डिडक्ट करेंगे। तो ये 7 लाख हमारी क्या हो गई? डेप्रिसिएशन वैल्यू हो गई। आगे चलते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? द टोटल डेप्रिसिएशन डिडक्टेड फ्रॉम एन एसेट टिल डेट। उस वक्त तक जितना डेप्रिसिएशन आपका कटा होगा, इसको आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेट अस सपोज द सेम एग्जांपल अबव, जो ऊपर हमने कंसिडर की थी। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था पर ईयर? 7 लाख रुपए आ रहा था। तो वो आपसे क्या कह रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 साल बाद कितना होगा? तो कितना होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर 3 इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 प्लस फॉर ईयर 2 प्लस फॉर ईयर 3। तीनों साल, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सेम ही रहेगा। तो 7 लाख 7 लाख 7 लाख हमारे पास कितना हो गया? 21 लाख। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 साल के बाद हमारा हो गया 21 लाख। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एमोर्टाइजेशन। जिस तरह से हमारे पास टेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन होता है, इसी तरह इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हमारे पास एमोर्टाइजेशन होते हैं। अब इनटेंजिबल एसेट्स हमारे फाइनेंशियल्स में क्या क्या होते हैं? हमारे इसमें हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल पेटेंट्स हो गए, कुछ ट्रेडमार्क्स हो गए, कुछ कॉपीराइट्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ों आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हम क्या करते हैं? इस एसेट को एमोर्टाइज करते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। इफ़ अ कंपनी या बिजनेस परचेजेज अ पेटेंट, अगर किसी कंपनी ने, फॉर एग्जांपल दवाई बनाने की कंपनी है, ठीक है, उन्होंने एक पूरा फॉर्मूला बनाया और उस पर उन्होंने पेटेंट खरीद लिया। पेटेंट कितने का पड़ा उनको? फॉर एग्जांपल 5 लाख का खरीदा। अब उसका हम हिसाब लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़फुल लाइफ जो है वो 5 ईयर्स तक रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हर साल उसको किस तरीके से वो करेंगे? हर साल हम क्या करेंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय कितने साल तक है? 5 साल तक। तो हर साल हम कितना डिडक्ट करेंगे? 1 लाख रुपए पर ईयर हम लोग डिडक्ट करेंगे इस
इंटेंजिबल एसेट से, और इसको हम क्या कहते हैं, एमोटाइजेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मैच्योरिटी कितनी, 1 साल के अंदर अंदर होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मैच्योरिटी आपकी 1 साल के बाद होती है। अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल क्या होता है, अकाउंट्स पेएबल बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल का ये समझे बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी क्यों हो गई, क्योंकि आपने पैसे पे करने हैं किसी और को। ये बेसिकली रिलेट करते हैं आपके वेंडर्स और आपके सप्लायर से। फॉर एग्जांपल फर्नीचर की दोबारा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कोई फर्नीचर बनाने की कंपनी है, आपने अपने रॉ मटेरियल किसी वेंडर से लिए, लेकिन अभी आपने उसको पेमेंट नहीं की है। आपने कहा है कि भाई मैं पहले ये चीज़ें बनाता हूँ, मैं कंपनी को सेंड करता हूँ, जब कंपनी मुझे पैसे देगी तो उसमें से आपका जो हिस्सा होगा रॉ मटेरियल्स का, जो जो अमाउंट होगी वो मैं आपको पे कर दूंगा, आपके वेंडर्स को पे कर दूंगा। तो ये वेंडर्स को जो आपने पे करना है वो आपके अकाउंट्स पेएबल में आएगा। कस्टमर्स से जो आपने रिसीव करना है वो आपका अकाउंट रिसीवेबल में आएगा, और वेंडर्स या सप्लायर्स को जो आपने पे करना है वो आपका अकाउंट पेएबल में आएगा, ठीक है। तभी ये लायबिलिटी होती है कि आपने पे करना है। अकाउंट रिसीवेबल में पैसे मिलने हैं तो वो आपके एसेट हो जाएगा, और अकाउंट पेएबल में आपको अपने वेंडर को पेमेंट करनी है तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई। इसी तरह आपका नोट्स पेएबल होता है। नोट्स पेएबल भी वही चीज़ होती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, इसके अंदर आप अपने सप्लायर्स और वेंडर्स को पेमेंट कर रहे होते हो, इसके अंदर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और क्रेडिट कंपनीज को आप पे कर रहे हो। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बैंक से, किसी क्रेडिट कंपनी से आपने पैसे लिए हैं और आपने पैसे उनको पे करने हैं। इसमें भी आपने पैसे पे करने हैं तो ये भी आपकी लायबिलिटी है। दोनों में आपके फ़र्क क्या है, इस केस में आप अपने सप्लायर्स और वेंडर्स को पे कर रहे होंगे, और इस केस में आप किसी इंस्टीट्यूशन को या क्रेडिट कंपनी को पे कर रहे होंगे। ये हमेशा आपका शॉर्ट टर्म होता है, तभी आपका करंट लायबिलिटी में आता है, ठीक है। ऊपर मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ ये क्या चीज़ है। शॉर्ट टर्म क्यों होता है, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको अपने वेंडर्स को पेमेंट करनी होती है। लेकिन नोट्स पेएबल जो है वो आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अगर आपका शॉर्ट टर्म हो यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है तो फिर ये आपका करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, और अगर आपको 1 साल के बाद पेमेंट करनी है तो ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉमन स्टॉक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ये तीनों चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, इन तीनों चीज़ों को ऐड करें तो हमारे पास इक्विटी बन जाती है। कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक हमारे पास क्या होता है, कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन अ कंपनी। ऑन अ बैलेंस शीट इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी that shareholders have invested in the company by purchasing the shares of the company। ये वो पैसा है जो लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी में लगाया है, किस तरह से, शेयर्स को खरीद कर। रिटेन अर्निंग क्या होती है, ये वो पैसा होता है जो कंपनी अपने पास रखती है। देखें, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट कई हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। मेन उसकी है ना 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है या तो कंपनी डिविडेंड दे देगी या तो कंपनी रिटेन अर्निंग में डाल देगी। डिविडेंड तो पता है अपने शेयर होल्डर्स को आप जिस भी फॉर्म में आप डिविडेंड दे रहे हो, लेकिन या तो आप डिविडेंड कंपनी दे देगी, ठीक है, या तो फिर रिटेन अर्निंग करने की। रिटेन अर्निंग का मतलब ये है कि वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी बल्कि अपने पास रखेगी फ्यूचर यूज़ के लिए। हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट कर दे अपनी कंपनी में, हो सकता है वो कहीं और इन्वेस्ट करे पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, अपने पास रखते हैं। The amount of money a company or a business retains and does not distribute among its shareholders. This money is used either for investment or for future purposes. हो सकता है फॉर एग्जांपल आपकी जो कंपनी है उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, लेकिन प्रॉफिट का 1 रुपये भी किसी इन्वेस्टर को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि कंपनी कह रही है कि हम एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो उस एक्सपेंशन के लिए हमें पैसे चाहिए, तो हम वो पैसे अपने एक्सपेंशन में लगा देंगे।
तो ये आपकी रिटेन अर्निंग हुई। ये जो पैसे आपने रोक के रखे हैं इसको आप रिटेन अर्निंग कहते हैं। एडिशनल पेड अप कैपिटल shows the amount over and above the original price of the share। ये वो अमाउंट होती है जो आपका बेसिकली आप इसको प्रीमियम कहते हैं, ठीक है, शेयर प्रीमियम जिसको आप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी शेयर प्राइस वॉज ₹100 एट द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने आईपीओ किए, ठीक है, आईपीओ में अपने शेयर की प्राइस कितनी रखी, ₹100 रखी, ठीक है। आफ्टर 1 मंथ इट्स शेयर प्राइस इंक्रीज टू ₹110, ठीक है, ₹110 का आप शेयर हो गया। देन इन दिस केस द एडिशनल पेड अप कैपिटल वुड बी ₹10, यानी कि ₹10 आपका एडिशनल कैपिटल आपको मिला। ₹100 आपका इन्वेस्टर ने लगाया था क्योंकि आप उस वक्त ₹100 का अपना शेयर बेच रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम पीरियड के बाद आपके शेयर की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो अब आपका शेयर जो है वो 110 में ख़रीदा जाएगा। तो 110 में जो ख़रीदा जाएगा उसमें जो ₹100 हैं वो आपके कॉमन स्टॉक में चले जाएंगे, लेकिन ये जो आपके ₹10 हैं वो आपके कहाँ चला जाएगा, पेड इन कैपिटल, एडिशनल पेड इन कैपिटल में चला जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि बैलेंस शीट बेसिकली होती किस तरह से। कंपोनेंट्स हमने इसके देख लिए हैं। बैलेंस शीट में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक एसेट्स होते हैं आपके, ठीक है, और एक आपकी लायबिलिटीज़ होती है। और ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों चीज़ें आपकी डिवाइड होती हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स, और इसमें भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। सबसे पहले हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं एसेट्स को। एसेट्स में हमारे पास आ गए करंट एसेट्स। बैलेंस शीट में हमेशा याद रखिएगा, बैलेंस शीट हमारे 2 या 2 से ज़्यादा सालों पे हम लोग शो करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में भी हमारा होता है, जो आगे देखेंगे हम लोग। करंट एसेट्स में हमारे पास क्या हो गए, करंट एसेट्स याद है आपको, 1 साल के अंदर अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके बैंक बैलेंसेस हो गया, ठीक है, वो आपने दोनों सालों के यहाँ शो कर दिए। अकाउंट रिसीवेबल हो गया, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपको पैसे मिलने वाला है, ये आपने यहाँ शो कर दिया। इन्वेंट्री जो आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर कुछ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ है, या अदर कोई आपके करंट एसेट्स हैं, वो सारे आपने उनके 2 साल 3 साल जितने भी आपको दिए हुए उन सब के आपने लिख दिए और इन सबको आपने ऐड कर दिया, तो ये आपके पास हो गया टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। ये आपका 2023 का करंट एसेट्स हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नॉन करंट एसेट्स, जो आपके फिक्स एसेट्स भी कहलाते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है, जैसे आपके पास लैंड हो गया, आपने लैंड की वैल्यू लिख दी। आपके पास इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट की आपने जो अपने इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी कोई ख़रीदी है या आपने कुछ भी ख़रीदा है उससे रिलेटेड, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, याद है डेप्रिसिएशन मैंने आप लोगों को बताया था, जो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो देखें यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, पहले 300 थी, 500 इसमें ऐड हो गया तो ये आपका 800 हो गई, ठीक है। और नेगेटिव में है क्योंकि ये आपका पैसा जा रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, अगर कोई हो तो लिख दें। अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स हों आपके तो वो आपने लिख दिया। इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ गया टोटल। अब आपके पास टोटल एसेट्स क्या हो जाएंगे, टोटल एसेट्स आप करोगे करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल एसेट्स, ठीक है। इसी तरह इसमें भी आप यही केस करोगे, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे 2023 के भी। ये हमारे पास हो गया बैलेंस शीट के एसेट्स का पार्ट। अब हम देखते हैं लायबिलिटीज़ का पार्ट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ एक साथ हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कुछ लोग लायबिलिटीज़ को पहले लिख दें, कुछ लोग इक्विटी को पहले लिख दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्टली जो आपका कॉमन फॉर्मेट होता है वो यही होता है कि पहले इक्विटी को लिखा जाता है। इक्विटी में जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था क्या चीज़ें थी, कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल और रिटेन अर्निंग, वो पैसा जो रोका हुआ है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने मेंशन कर दी, इन तीनों चीज़ों को आपने ऐड कर दिया, तो ये आपके पास आ गए टोटल इक्विटी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लायबिलिटीज़ में। लायबिलिटीज़ में हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ गई। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हमने लॉन्ग टर्म डेट लिख दिया, ठीक है, अदर्स हमने लिख दिया और उनको ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी आ सकती हैं। देखें यहाँ मैंने एक इन जनरल जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है।
फिर आ गए हमारे पास करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास आ गया अकाउंट पेएबल, यानी कि वो पैसा जो हमने अपने वेंडर्स को पे करना है। फिर आपके पास आ गया बैंक लोन्स या नोट्स पेएबल, वो पैसा जो हमें अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या क्रेडिट कंपनीज को पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये करंट में आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये है यहाँ पे जो भी पैसा मेंशन होगा वो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। लेकिन अगर वो पैसा हमें 1 साल के अंदर अंदर पे नहीं करना होता तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ रही होती। ठीक है, इनको भी हमने ऐड कर लिया तो ये हमारे पास आ गई टोटल करंट लायबिलिटीज़। हमने इन तीनों चीज़ों को अब ऐड कर दिया, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, तो ये हमारे पास हो गया टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज़। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि ये चीज़ और ये चीज़ आपकी बराबर है, और इसी तरह भी आपकी ये वाली चीज़ 17,843, और यहाँ भी आप देख सकते हैं 17,843 बराबर है। ये सब बराबर आपका क्यों है? आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटी। ठीक है, टोटल एसेट्स हम लोग पीछे निकाला है हम लोगों ने, और टोटल इक्विटी और लायबिलिटी हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो ये चीज़ इसके बराबर होती है। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे।